वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वेंसडे के दिन हमने बात की थी, आई गेस थर्सडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन हमने बात की थी कि निफ्टी में कैसे मोमेंटम हो सकता है। इसके अलावा हमने 4-5 और स्टॉक्स पे भी बात की थी कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में कहाँ तक मोमेंटम हो सकता है। तो निफ्टी में हमने बात की थी कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और फिर रिवर्सल हो सकता है। तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ था कि फ्राइडे के दिन मार्केट गिरा था, क्योंकि ट्रेंड लाइन दिख रहा था। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस की थी प्रीवियस वीडियोस में। तो सो देखें तो ओपन हुआ था मार्केट नीचे, फिर ऊपर गया था ऑलमोस्ट 24,630 के आसपास, फिर वहाँ से धड़ाम से नीचे आ गया। एक टाइम पे लग रहा था कि ये जो लेवल हमने बताया था 24,500 का, वो ब्रेक हो जाएगा, बट 24,520 से रिवर्सल आ गया। और रिवर्सल के पीछे एसबीआई का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि एसबीआई में ऑलमोस्ट 3.5% का एक अपसाइड मोमेंट हुआ था। सो अभी हम निफ्टी पे थोड़ा बाद में बात करेंगे। पहले जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे उस पे देखते हैं कि उसमें फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। सो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी था, ऑलमोस्ट देखें तो ये भी ऑलमोस्ट ओपनिंग हुई थी, फिर उसके बाद से लो लगा था 1120 के आसपास, फिर ऊपर गया था। इसके अलावा एसबीआई था। एसबीआई देखें तो 1120 के आसपास हाई गया था, 1124 के आसपास, और फिर वहाँ से 1100 के नीचे क्लोजिंग आई है इसकी। इसके अलावा वेल था, वेल भी ऑलमोस्ट 1-1.5% ऊपर था, और ये तो बहुत गंदा गिरा है। मतलब 418 के आसपास जाने के बाद से ये सस्टेन नहीं किया, और इसका जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, मतलब प्रीवियस क्लोजिंग थी पिछले 4-5 दिन की, उसके नीचे क्लोज हुआ है। सो अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक की जो इन फ्यूचर मतलब अपसाइड पोटेंशियल अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके अलावा निफ्टी पे बात करते हैं, बैंक निफ्टी पे बात करेंगे आज, बिटकॉइन भी देखेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडियन स्टॉक मार्केट में कहाँ तक निफ्टी और जो इंडाइसेस है या फिर स्टॉक हैं वो कहाँ तक परफॉर्म कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो अभी सपोर्ट है वो स्टिल वैसे ही है, 24,500 के आसपास सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 24,450 के, 420 से 450 के लेवल पे। रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस 24,680 के ही आसपास रहेगा। अगर मंडे के दिन मतलब इंट्राडे में रेजिस्टेंस देखें तो 24,628 के आसपास है, जो कि इजीली ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,520 का, फिर 24,500 और फिर नीचे के लेवल पे निफ्टी दिख सकती है। और अगर, क्योंकि अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बेसिकली लोअर लो फॉर्म होते जा रहा है इस जोन पे, तो मतलब 2-3 दिन हाई बना, उसके बाद से यहाँ पे जो ओपनिंग हुई है मार्केट की, फिर डे हाई बना, फिर उसके बाद से सेकेंड डे हाई मतलब के आसपास था, फिर उसके बाद से ये हाई, यहाँ से भी रिजेक्शन आया, और फिर क्लोजिंग इसी के आसपास हुई है। तो अगर ओपनिंग कहीं पे भी मंडे को इस जोन में होती है तो ये लेवल फिर से रीटेस्ट होने आएगा। बट अगर इसके ऊपर होती है तो फिर ये जो लेवल है 24,570 580 का, ये एक बार रीटेस्ट होने आएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई तो ये लेवल है रीटेस्ट होने के लिए। अगर इस जोन पे कहीं पे भी ओपन होता है, मतलब 590 से 600 के रेंज में, तब फिर ये जोन है 24,570 से लेके 580 के आसपास, ये जोन रीटेस्ट होगा। और फिर जो रेजिस्टेंस है वो ये रहेगा 24,680 के आसपास। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के देखें तो बैंक निफ्टी भी सेम प्राइस सेक्शन में है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा सर्विस ज़्यादा था। सो बेसिकली यहाँ पे देखें तो ये पर्टिकुलर, ये तो सपोर्ट नहीं है, बेसिकली डे लो लगा था इसी के आसपास। सो जो मेन इसका सपोर्ट दिख रहा है वो इस लेवल पे दिख रहा है, इस लेवल पे। ठीक है, 57,500 का एक सपोर्ट है, और अगर इस लेवल पे ब्रेक होता है, मतलब ये ब्रेक हो जाता है, तो फिर सेकेंड रहेगा टारगेट अपना 57,200 का। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस रहेगा मंडे के लिए, और ओवरऑल ये रेजिस्टेंस है 58,070 के आसपास, फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर मंडे के दिन कहीं पे भी बैंक निफ्टी इस जोन में ओपन होती है, मतलब इस जोन के आसपास, तो ये लेवल ईजिली टेस्ट होने आएगा। हो सकता है कि इस जोन पे ओपन होने के बाद से एक बार ऊपर की तरफ जाए, फिर यहाँ से रिजेक्शन है, फिर फॉल करे। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन बनने वाला है। बट अगर इस जोन पे कहीं पे भी ओपन होता है तो अगेन इस जोन को पहले रीटेस्ट करेगा। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है
तो फिर नीचे आएगा, या फिर अगर यहाँ से ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करने जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिसमें मतलब 12 से 15 स्टॉक्स हैं, जिनका हम टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, और उसमें हम मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। तो ये पहला स्टॉक है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज का, और अगर हम डे हाई से लें तो ऑलमोस्ट 58-59% के आसपास डाउन आ चुका है। अभी देखें तो अभी मतलब लो लगा था 257 के 254 के आसपास चल रहा है, यानी कि अभी भी 50% डाउन है। ठीक है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे जो 230 का लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में मतलब अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि है 300 के आसपास, तब कुछ इसमें हो सकता है। अदरवाइज़ ये स्टॉक मतलब इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए तो नहीं है, बस ट्रैकिंग के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके फंडामेंटल थोड़े सही हैं और पिछले काफ़ी टाइम में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। सो थोड़ा बहुत इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। फंडामेंटल में ऑलमोस्ट ये 10,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है, 10,472 के आसपास। इसका पी देखें तो 14.8 के आसपास है, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 60 का है, और आरओई देखें तो ऑलमोस्ट 29.3 का है, आरओई भी स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा से हम सेल्स देखते हैं डायरेक्ट, और सेल्स देखें मतलब तो 3,000 करोड़ के आसपास था लास्ट ईयर। और अभी अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 724 करोड़ था लास्ट ईयर, और ये पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट देखें तो 3x हुआ है, मतलब 3x कह रहा हूँ, 30x हो गया है। 2015-16 में ये तीन मतलब 30 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट। अभी ये 724 करोड़ का हो चुका है, मतलब 2026 में अभी देखें तो 744 करोड़ के आसपास है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा शेयर होल्डिंग देखें तो जो प्रोमोटर्स हैं वो उन्होंने मतलब दबा के बैठे हुए हैं। 70% का स्टेक है, एफआईआई के पास 7% का था, अभी 4% का रह गया है। इसके अलावा जो डीआईआई है इसने बाइंग की है, पब्लिक ने भी ऑलमोस्ट 22% का स्टेक है, अदर्स बहुत कम है। सो बेसिकली इसका जो अगर आप शॉर्ट एनालिसिस करोगे ना, तो इसका जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि अगर कहीं पे भी वॉर जैसा सिचुएशन आता है या फिर कोविड जैसा सिचुएशन आता है, तो इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, और उस वजह से इसको लॉसेस हो सकते हैं। बट ऑल दो देखते हैं क्या होता है। सो इसमें क्या है कि इसमें अभी हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लेवल है ना, ये वॉच करने के लिए जब तक ये लेवल काफ़ी टाइम तक सस्टेन ना करे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से मतलब एक अच्छी खासी रैली चली है, बट ये डाउन भी आया है। तो अगर इस लेवल पे कहीं पे भी सस्टेन करता है, कहीं पे भी टाइम स्पेंड करता है, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अभी देखें तो अभी मार्च के बाद से, मार्च में भी ऑलमोस्ट 300 के आसपास गई हाई गया था, और फिर वहाँ से फिर से फॉल हुआ, फिर से अपने प्रीवियस लो पे आ चुका है। तो और ऐसा नहीं है कि मतलब डेली टाइम फ्रेम में कैंडल कुछ मतलब बहुत अच्छे दिख रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हमें इसको वॉच करना है कि ये कैसे मतलब आगे जाता है। अगर ये ठीक ठाक करता है, फॉर एग्जांपल 270 280 का लेवल क्रॉस कर जाता है, फिर हम इसको वॉच करेंगे कि 300 लेवल को एक बार मतलब 300 को ये कैसे रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि अगर ये इस लेवल पे जाने के बाद से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाने के बाद से फिर से ये नीचे आता है, तो फिर से एक बार इस लेवल को रीटेस्ट करेगा। ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर से आप स्टक हो जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि एक बार इसको इस जोन से बाहर निकलने दो, जो मतलब 60 पॉइंट का है। तो 60 पॉइंट के लेवल से निकलने दो, फिर इस पे देखेंगे कि आगे इन फ्यूचर क्या होता है। क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो 10,000 करोड़ का मतलब मार्केट कैप उतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अगर इसके हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बहुत कम ऐसी कंपनीज है जो 700-800 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकालनी है। और मैं यहाँ पे एबिटा या ऐसे कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। और मैं जो भी देखता हूँ नेट प्रॉफिट के ही बेसिस पे देखता हूँ। मैं एबिटा ये वो दिस दैट नहीं देखता हूँ, पीएटी देख लिया ये वो सब मुझे मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं मतलब मुझे बकवास लगता है। जब देखना है आपको तो नेट प्रॉफिट देखो कि आपकी जेब में कितना आ रहा है। ठीक है। ये नहीं कि पैट देख लिया, पीवीटी देख लिया, एबिटा देख लिया, भाई उन सब का क्या मतलब है। मेन सिंपल सा रखो कि तुमने सेल्स कितना किया, तुम्हारे पॉकेट में कितना आ रहा है। तुमने सेल्स सपोज 10 रुपये का मतलब 100 रुपये का किया, ठीक है, और आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स मतलब
जो भी है डेप्रिसिएशन ये वो दिस दैट काट के तुम्हारे पास अगर 1 रुपए भी नहीं बच रहे हैं तो क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरा सिंपल सा यही रहता है कि सेल्स देखो, रेवेन्यू देखो और डायरेक्ट नेट प्रॉफ़िट देखो। ये पीबीटी, पीएटी, एबिटा इन सब के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। दूसरा स्टॉक है एसबीएल इंजीनियरिंग। सो इस स्टॉक पे पर्टिकुलरली हमने बात की हुई है, स्मॉल कैप का स्टॉक है और इसको हमने अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया हुआ था। ठीक है, जब मैंने मॉडल पोर्टफोलियो बनाई थी तो इस चक्कर में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब यहाँ से एक बाइंग आ सकती है, बट डेली पे जैसे शिफ्ट होते हो तो यहाँ पे दिखता है कि जो इसकी रिसेंट हाई थी 825, उसके पहले 850, उसके पहले 875, तो ये बेसिकली क्या है कि इसका अगर ट्रेंड लाइन भी देखोगे ना तो ये डाउन साइड ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया और अभी क्या है कि अभी इस लेवल पे भी रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो आने वाले टाइम में ये लेवल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हमें इस लेवल पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और मेन क्या है ना कि मेन अपनी पोर्टफोलियो में 15 से 18 ऐसे स्टॉक रखो जिनके फंडामेंटल अच्छे हों और जिनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही कम हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये बीएलएस की हमने बात की तो इसका अगर मार्केट कैप देखोगे तो 10,000 करोड़ का है। इवन इसका भी मार्केट कैप बहुत, इसका भी अगर मार्केट कैप देखें तो 20,000 करोड़ का ही है। ठीक है, इसकी पी भी 24 के आसपास है और अगर हम इसका पीएनएल देखें तो सेल्स 3500 करोड़ के आसपास है और इसका अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 800 करोड़ के आसपास है। तो कंपेयर कर सकते हो कि वो 10,000 के मार्केट कैप पे 700 मतलब 750 करोड़ का प्रॉफिट बना रहा है नेट प्रॉफिट और ये बना रहा है 3500 मतलब 20,000 करोड़ के मार्केट कैप पे, मार्केट कैप की वैल्यूएशन पे बेसिकली ये जो प्रॉफिट बना रहा है वो 800 करोड़ के आसपास है। ठीक है, तो ये तुम्हें दिखता है कि मतलब जो वैल्यूएबल कंपनी है, जो वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है ना, वो दिख जाती है। बट टेक्निकल पे ऐसा नहीं दिख रहा है। टेक्निकल पे अभी भी वो थोड़ी सी मतलब क्या कहते हैं, एक रेंज में ही है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि ये अगर इसका पीयर कंपैरिजन किया जाए तो इसके जो पीयर कंपैरिजन में है जैसे आइनॉक्स है, ईसैब है, सुब्रोस है। ठीक है, तो आइनॉक्स देखो तो इसका जो मार्केट कैप है 17,000 करोड़ के आसपास है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसका जो प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट वो 250 करोड़ के आसपास है। इसका जो मार्केट कैप है 17,000 करोड़ का है। तो तुम्हें दिख रहा है कि मेन क्या है, तुम ऐसी कंपनी में लगाओगे जहाँ पे फॉर एग्जांपल 20,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लगा रहे हो, तुम्हें नेट प्रॉफिट 850 करोड़ 800 करोड़ के आसपास मिल रहा है। बट पहली ऐसी कंपनी थी, मतलब पहली वाली जो कंपनी थी बीएलएस, उसका जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का है और वहाँ पे 750 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। तो तुम किस वाले ऑप्शन को चूज़ करोगे? ऑब्वियस है बीएलएस को, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा नेट प्रॉफिट बढ़ मतलब 750 करोड़ का है प्लस उसके बाद से ओके। सो बेसिकली क्या है कि ये इंडस्ट्री वाइज भी वैरी करता है। तो यहाँ पे ये सारे सेम पेयर के हैं, जैसे आईआरसीटीसी है, टीवीओ है और भी बहुत सारे थॉमस कुक है। सो हम आईआरसीटीसी पे नहीं देखेंगे क्योंकि उसका तो मोनोपोली है। तो इसकी देखते हैं कि 17,500 करोड़ के आसपास है टीवीओ का और इसका जो प्रॉफिट है वो कितना है। इसका प्रॉफिट देखें तो 265 करोड़ है, जबकि जो बीएलएस है उसका प्रॉफिट था ऑलमोस्ट 750 करोड़। तो फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, इसको ग्रैब किया जा सकता है, बट टेक्निकल पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। क्योंकि देखो मेन क्या होता है ना कि जितने भी पैसे बनते हैं, मतलब जो अंधा पैसा बनता है वो ऐसे ही स्टॉक को फाइंड आउट करने में मिल बनता है। फॉर एग्जांपल विजय केडिया को ले लो, राकेश झुनझुनवाला जी को ले लो, इन्होंने मतलब बहुत सारे ऐसे स्टॉक में लगाए हुए। रामदेव अग्रवाल का इंटरव्यू है वो देखना, वो कहते हैं कि मतलब 150-200 कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते थे। फिर उसके बाद से धीरे 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 उसको कम करते करते 30 पे ले गए, 25-30 पे ले गए, 40 पे ले गए, ऐसे करके फिर उन्होंने एक दो कंपनीज सी, मेन वही होगा कि किसी को पता नहीं है, टू बी ऑनेस्ट किसी को भी पता नहीं है। मतलब तुम किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ लो, किसी का इंटरव्यू देख लो, रे डैलियो का, वॉरेन बफे का, चार्ली मंगर का, मनीष पबराय का, जितने भी इन्वेस्टर हैं, एंजल इन्वेस्टर हैं, सब यही कहते हैं कि अगर तुम्हें आइडिया पसंद आ रहा है, बिजनेस पसंद आ रहा है किसी भी कंपनी का और तुम्हें लग रहा है कि ये बिजनेस
अगर कुछ होता है, डिस्रप्शन होता है मार्केट में या फिर इंडस्ट्री वाइज, तो इसका जो बिजनेस है वो उतना क्या कहते हैं, हार्म नहीं होगा, डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो उस स्टोरी पे पैसा बनता है, उस स्टोरी पे पैसा लग जाता है। फॉर एग्जांपल ऊबर का ले लो। ऊबर का कॉन्सेप्ट कितना क्रेजी था, नवल रविकांत मिल रहा है। ठीक है, फेसबुक का ले लो, अभी जोमेटो है, स्विगी है इंडिया में, अभी फ्लिपकार्ट भी अपना एंटर कर रहा है। तो बेसिकली यही चीज़ है कि आप स्टॉक फाइंड आउट करो और उसमें इन्वेस्टेड रहो, जब भी डिप मिले बाई करते रहो, डिप मिले बाई करते रहो। और ऐसा नहीं है कि तुमने अगर 10 या 15 स्टॉक्स फाइंड आउट किए तो 15 स्टॉक में से 15 ही रैली करेंगे, 15 ही तुम्हें 200 500 हज़ार एक्स का रिटर्न देंगे, ऐसा भी नहीं है। 15 स्टॉक में से, 20 स्टॉक में से अगर तुम 50 का भी स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बनाते हो तो 50 स्टॉक में भी 2-3 ही ऐसे होंगे जो तुम्हें मतलब 1000x 10,000x तक का रिटर्न देंगे। ठीक है, और बाकी जो हैं वो तुम्हें मॉडरेट ही रहेंगे, कोई 5x हो गया, कोई 10x हो गया, तो ऐसे ही चलेगा। और ये किसी को पता नहीं है कि कौन सा स्टॉक कहाँ तक जाएगा। सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।